Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 21 जून फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 21 जून यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से और जो 4 क्वेश्चन जो कि आपका कंप्यूटर सेक्शन से मिले हैं तो उन सभी क्वेश्चन को जो कि डिस्कस करेंगे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो कि आपका कन्वर्टेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मॉडर्न पीरियड टेबल इज कॉल्ड, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो पीरियड जो कि कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं द वर्टिकल लाइंस इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड, तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका समूह यानी ग्रुप कहते हैं, तो आपका हो जाएगा। द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो नोन एज periodic table of the elements is a tabular form of display of chemical elements ordered by atomic number, electron configuration and recurring chemical properties. The structure of tables show periodic trends. The 7 row of table are called periods and usually have metal on the left and non-metal on right side. The column called groups contain element with the similar chemical properties. 6 group have identified names as well as assigned number. For example, the elements of group 17 are the halogens and the group 18 are the noble gas. आवर्त सारणी जिसे तत्वों की आवर्त सारणी के रूप में भी जाना जाता है, रासायनिक तत्वों के प्रदर्शन का एक सारणीबद्ध रूप है जिसे परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास और आवर्ती रासायनिक गुणों द्वारा जो कि क्रम में रखा जाता है। तालिका की संरचना की बात कर ले, आवधिक प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका का 7 पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है, आमतौर पर बाईं ओर धातुएं होती हैं और दाईं ओर अधातुएं होती हैं। कॉलम जिन्हें समूह कहा जाता है में समान रासायनिक गुणों वाले तत्व होते हैं। 6 समूहों ने नामों के साथ साथ आवंटित संख्या को भी पहचानना है। उदाहरण के लिए समूह 17 के तत्व हेलोजन है और 18 उत्कृष्ट गैसों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बीच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड। कौन सा विदेशी देश जो कि अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब है? तो म्यांमार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार इज द क्लोजेस्ट टू द अंडमान आइसलैंड। म्यांमार फॉर्मली नोन एज बर्मा इज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेवल डेस्टिनेशन। इट इज द लार्जेस्ट country of the mainland in Southeast Asia, sharing border with Bangladesh, India, China, Laos, and Thailand. Cabo Razi is a boundary point between India, China, and Myanmar. Myanmar is known as the Golden Land to visitors because the glittering pagodas everywhere. The Andaman and Nicobar Islands, one of the 7 union territories of India, are the group of islands at the junction of Bay of Bengal and Andaman Sea. म्यांमार की बात कर लें जो कि आपका अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब है। म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, एक आकर्षण पर्यटक स्थल है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य भूमि का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है। काबू राजी भारत, चीन और म्यांमार के बीच एक जो कि सीमा त्रिबिंदु है। म्यांमार की बात कर ले जो कि हर जगह चमकाते शिवालयों के कारण आगंतुकों के बीच स्वर्ण भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2500 BC टू 1700 BC जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देयर आर सीरियस डिफरेंस अमॉन्ग्स वेरियस स्कॉलर्स रिगार्डिंग द determination of the period of Indus Valley civilization. Scholars have divided the Indus Valley civilization into 3 phases. These are early Harappan culture और प्री हड़प्पन कल्चर जो कि आपका 3200 BC टू 2600 BC है। वहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन और मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि आपका 2600 BC टू 1900 BC है। वहीं आपका लेट हड़प्पन कल्चर जो कि आपका 1900 BC टू 1300 BC जो कि आपका बताया गया है। चलिए
सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच जो कि गंभीर मतभेद है। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में जो कि विभक्त किया है। ये प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति अथवा प्राक हड़प्पा संस्कृति जो कि 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व है। वहीं हड़प्पा सभ्यता का अथवा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो कि आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। वहीं उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति तथा अथवा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति जो कि आपका 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व है बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन एक्सेल फाइल डायरेक्टली, यानी एक्सेल फाइल को सीधे खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की कुंजी का जो कि प्रयोग किया जाता है। टू ओपन द एक्सेल फाइल डायरेक्टली यू कैन यूज द शॉर्टकट की Ctrl+O। दिस विल ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स allowing you to browse and open any Excel file in your machine or drive। एक्सेल फाइल को सीधे खोलने के लिए आप Ctrl+O शॉर्टकट कुंजी का जो कि उपयोग कर सकते हैं। यह ओपन डायलॉग बॉक्स खोलेगा जिससे आप अपनी मशीन या ड्राइव में किसी भी एक्सेल फाइल को ब्राउज करके खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पार्ट 8 से पूछा होगा, तो आपका पार्ट 8 जो कि यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, जो कि आपका आर्टिकल 239 टू 241 जो कि आपका है। वहीं भाग 8 की बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश से, जो कि अनुच्छेद 239 से आपका 241 तक है। पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 239 to 241। Although these territories are administration appointed by the president, they have different governance structure, with some having legislative assembly and council of minister। यानी भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुसार 239 से 241 के अंतर्गत केवल शासित प्रदेशों के प्रशासन की रूपरेखा दी गई है। हालांकि इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो कि प्रशासकों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन उनकी शासन संरचनाएं अलग अलग होती है, जिनमें से कुछ विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर पार्टी, यानी निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। इन ईयर 1913 द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। इट्स फाउंडिंग मेंबर वेयर सोहन सिंह वकना, रामचंद्र बरकतुल्ला एंड लाला हरदयाल। दिस पार्टी हैज स्टार्टेड द गदर मूवमेंट। वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में जो कि गदर पार्टी का जो कि गठन किया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में बात कर ले मोहन सिंह वाकना, रामचंद्र बरकतुल्ला तथा लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन जो कि आपका चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विथ देश कंट्री, यानी पश्चिम बंगाल देश के साथ सीमा साझा करती है। तो 3 देश के साथ जो कि सीमा साझा करती है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज। वेस्ट बंगाल शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय आर द इंडियन स्टेट दैट शेयर बॉर्डर विथ द बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द country with which India share the largest border. India shares its border with a total of 9 countries, which includes 7 lands border and 2 maritime border. पश्चिम बंगाल जो कि 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। भारत कुल 9 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसमें 7 भूमि सीमाएं हैं और 2 समुद्री सीमाएं शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, यानी ट्रॉपिकल डिजर्ट क्लाइमेट जो कि आपका है। राजस्थान हैज़ अ ट्रॉपिकल डिजर्ट क्लाइमेट। इन द डिजर्ट एरिया इट जनरली हॉट एंड ड्राई इन समर्स एंड cool during winters. The state can be broadly divided into arid, semi-arid and the sub-humid region based on the intensity of rainfall. The western coast of India receive heavy rainfall, but western Rajasthan receive a average of less than 60 centimeter of rainfall per year. Western Rajasthan, the arid region includes the district of
हनुमानगढ़ जैसलमेर बारमार गंगानगर चूरू झुंझुनू सीकर नागपुर जोधपुर पाली एंड जलोर। यानी वेस्टर्न राजस्थान इज characterized by low and highly variable rainfall throughout the area, which creates an inhospitable habitat for both human and livestock population। यानी राजस्थान की उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु है। रेगिस्तानी इलाके में यह आमतौर पर गर्मियों में गर्म और शुष्क और सर्दियों के दौरान जो कि ठंडी होती है। वर्षा की तीव्रता के आधार पर राज्य को मोटे तौर पर शुष्क, अर्धशुष्क और उप अर्ध क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में प्रति वर्ष औसतन 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान अर्थात शुष्क क्षेत्र में हनुमानगढ़ जैसलमेर बाड़मेर गंगानगर चूरू झुंझुनू सीकर नागौर जोधपुर पाली और जालोर जिले शामिल हैं। पश्चिमी राजस्थान में पूरे वर्ष कम और अत्यधिक परिवर्तनशील वर्षा की विशेषता है, जो मानव और पशुधन दोनों आबादी के लिए एक आवश्यक निवास की स्थिति पैदा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। In a mixed economy, the private and public sector works together. The government directs economic activity in some socially important sector of the economy, leaving the rest of the sector to be managed by the price mechanism. A mixed economy is a mixture of private and public ownership of the mean production and distribution. Mainly developing countries have like India have mixed economy. मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ जो कि कार्य करते हैं। सरकार सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों आर्थिक गतिविधि को निर्देशित करती है। शेष क्षेत्रों की कीमत तंत्र द्वारा संचालित जो कि होने के लिए छोड़ दिया जाता है। विभिन्न अर्थव्यवस्था उत्पादन और वितरण साधनों पर निजी और सार्वजनिक स्वामित्व का मिश्रण है। भारत जैसे विकासशील देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑफ 28 फरवरी इन द ऑनर ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट सीवी रमन डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। दिस डे इज डेडिकेटेड टू इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड प्रोमोटिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025 is empowering youth in science and innovation, which focus on inspiring youth towards science and innovation and preparing future scientists। यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि हर वर्ष 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम है विज्ञान और नवाचार में युवाओं को सशक्त बनाना, जो युवाओं को विज्ञान और नवाचार के प्रति प्रेरित करते हैं और भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करने में केंद्रित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्क्रिप्ट वाज यूज ऑन अशोका इंस्क्रिप्शन, यानी अशोका के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग जो कि किया गया था। तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन इन द ईस्टर्न part of the Maurya Empire were written in the Maghdi language using the Brahmi script. The Kharosthi script was used in the northwestern part of his empire. The Brahmi script was deciphered in 1837 by James Princeps and East India Company officially linguist and archaeologist। यानी मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भागों में अशोक के अधिकांश अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से मागधी भाषा में लिखे गए थे। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग उनके साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में जो कि किया गया था। ब्राह्मी लिपि का अर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी भाषाशास्त्री और पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसप द्वारा जो कि 1837 में निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी का प्राथमिक कार्य क्या है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रोम इज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन इन नीडेड टू boot up a computer and perform the basic tasks required. It is non-volatile memory
मीनिंग डेट डाटा रिमेन्स इंटैक्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। रोम का प्राथमिक कार्य जो कि कंप्यूटर को बूट करने की और आवश्यक बुनियादी कार्य को करने के लिए जो कि आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करना है, यह गैर वाष्पशील मेमोरी है, जिसका अर्थ है बिजली बंद होने पर डेटा को बरकरार रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट इन वेस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर region, Maharashtra of the Western Ghats, located in the western part of India, flows eastward into the Bay of Bengal. The Brahmaputra River originates from Tibet, called Yarlung Tspo Ai from east. The Ganga River originates from the Gangotri Glacier, Uttarakhand, which is northern India. The Yamuna River also originates from यमुनोत्री उत्तराखंड, ऑल्सो नॉर्थवर्ड। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर क्षेत्र महाराष्ट्र से निकलती है और जो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत, जैसे यार्लुंग त्सांगपो कहा जाता है, से निकलती है यानी पूर्व से। गंगा नदी गंगोत्री यानी हिमनद उत्तराखंड से निकलती है जो उत्तरी भारत में है। यमुना नदी भी यमुनोत्री यानी उत्तराखंड से निकलती है जो कि यह भी उत्तर दिशा में जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, सत्य शोधक समाज? निम्न में से किसने प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो प्रार्थना समाज का आपका राजा राम मोहन राय ने जो कि स्थापना किया था। आपका एम जी रनाडे ने जो कि आपका ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। वहीं ज्योतिबा फूले ने जो कि आपका सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय, एम जी रनाडे, ज्योतिबा फूले जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा तीनों का। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन 1828 बाय द राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड इन 1867 बाय एम जी रनाडे एंड हिज एसोसिएटेड। सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड इन 1873 बाय ज्योतिबा फूले। ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में एम जी रनाडे और उनके साथियों ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान से जो कि आपका रिलेटेड था, जिन्होंने 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय होने के बाद निजाम शासन समाप्त हो गया। तो जो भी रिलेटेड होगा, अगर अंतिम आपका पूछा होंगे हैदराबाद के जो कि कौन थे, तो निजाम मीर उस्मान अली खान होंगे। वहीं आपका कब इस निजाम का शासन समाप्त हो गया था, तो आपका 1948 में, जो कि हैदराबाद के भारत में विलय होने के बाद जो कि निजाम शासन समाप्त हो गया था। द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद वाज मीर उस्मान अली खान। निजाम रूल इंडेड आफ्टर हैदराबाद मर्ज इन विथ इंडिया इन 1948। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका जीके जीएस और 2-4 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के सेक्शन से रहे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके, पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ से भी रीड आउट कर सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।